हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। हमारा जो इम्यूनोलॉजी वाला पोर्शन चल रहा है चैप्टर का, उसमें मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम सारी इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी छोटी छोटी टर्म्स हैं, छोटी छोटी जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, उनकी डेफिनेशन आपको बहुत डिटेल से समझा दी थी। अब हम इस चैप्टर के जो बड़े क्वेश्चन हैं, जो 3 नंबर या 4 नंबर में आ सकते हैं, उनके बारे में आज से हम स्टडी करेंगे। उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, एंटीजन या प्रतिजन, है ना। इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एंटीजन या प्रतिजन क्या है, इसकी विशेषताएं या चारित्रिक लक्षण लिखिए। व्हाट इज एंटीजन? राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा के अंदर या 4 नंबर में भी आ सकता है। अगर 3 नंबर में आएगा तो आपको 1 नंबर की तो इसकी डेफिनेशन रहेगी, और 2 नंबर का इसके जो लक्षण है, जो इसकी गुण है, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसके मार्क्स रहेंगे। अगर 4 नंबर में आएगा तो 1 नंबर डेफिनेशन का और 3 नंबर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के होंगे। तो चलो हम इसका उत्तर समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। अभी आपको मैंने जो प्रीवियस वीडियो डाला था उसमें भी मैंने आप लोगों को एंटीजन की डेफिनेशन समझाई थी। आज फिर डबल समझते हैं। तो एंटीजन की सबसे सरल डेफिनेशन क्या होती है? एंटीजन या प्रतिजन वह विजातीय पदार्थ होते हैं जो शरीर में प्रविष्ट होने पर प्रतिरक्षी अनुक्रिया को उत्पन्न करते हैं। एनी फॉरेन सब्सटेंस which comes in contact with our body and elicit immune response is termed as antigen। अगर ये डेफिनेशन समझने में दिक्कत जा रही तो इसकी एक और सरल डेफिनेशन भी है। प्रतिजन वे विजातीय पदार्थ होते हैं जो शरीर में प्रविष्ट होने पर एंटीबॉडी निर्माण की क्रिया को प्रेरित करते हैं, उन्हें प्रतिजन या एंटीजन कहते हैं। मतलब एनी फॉरेन सब्सटेंस विच इलिसिट द एंटीबॉडी फॉर्मेशन इन आवर बॉडी व्हेन कम्स इन कांटेक्ट इज नोन एज एंटीजन। अब एंटीजन कौन होते हैं? इसमें एंटीजन में आपके वायरस, जितने भी पैथोजेनिक वायरस होते हैं, जितने भी रोगजनक विषाणु होते हैं, और उनके द्वारा निकलने वाले या उनके द्वारा स्त्रावित होने वाले केमिकल सब्सटेंस। सेकंड, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज होने वाले टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तीसरा, फंजाई, कवक, फंजाई और फंजाई के द्वारा रिलीज होने वाले टॉक्सिक सब्सटेंसेस। इसके अलावा एलर्जेंस, एलर्जेंस भी एंटीजन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। एलर्जेंस में डस्ट, धूल, कोई फ्लावर के पोलन ग्रेन्स, या मान के चलो कोई, जैसे सपोज करो अपने को मधुमक्खी जब डंक मारती है, जब हमें काटती है, वो बाइट करती है, तो उसके जो डंक में जो एसिड होते हैं, वो एसिड जब हमारी बॉडी के अंदर डालती, फार्मिक एसिड, वो भी एंटीजन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये सारे एंटीजन के एग्जांपल्स हो गए। क्या क्या हो गए? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एलर्जेंस, है ना, ये सारे आपके एंटीजन्स हो गए। अब एंटीजन जो रहते हैं, कुछ एंटीजन तो ऐसे रहते हैं कि दे इटसेल्फ कैन प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब एंटीजन का इम्यूनोजेनिक होना बहुत जरूरी है। मतलब एंटीजन वही पावरफुल माना जाएगा जो इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी रखता है, मतलब जो हमारे शरीर में इंटर करे,
किसी भी तरीके से, किसी भी मोड से जब उसका हमारी बॉडी में अनावरण हो, मतलब हमारी बॉडी में एक्सपोजर हो, वाया एयर, वाया वाटर, वाया फूड, या वाया एनी रूट ऑफ एक्सपोजर, मतलब किसी भी हमारी बॉडी के अंदर, मैंने आपको बताया था देर आर सो मेनी रूट्स थ्रू विच कैन एन एंटीजन कैन इंटर इन आवर बॉडी, उसके द्वारा हमारी बॉडी में एंटीजन इंटर कर सकते हैं। तो जिस भी रूट से हमारी बॉडी में एक्सपोज हो, मतलब जिस भी रूट से उसका एक्सपोजर हमारी बॉडी में हो, और वो जब हमारी बॉडी में चला जाए और हमारी बॉडी में जाकर वो इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स शो करे, तभी उसे हम एंटीजन मानेंगे। तो मोस्ट ऑफ एंटीजन जो रहते हैं वो पावरफुली रहते हैं, बट कुछ एंटीजन ऐसे होते हैं दे आर पुट अप इन ए कैटेगरी ऑफ एंटीजन बट दे कैन नॉट इलिसिट इम्यून रिस्पॉन्स एट देयर ओवंस, मतलब वो एंटीजन तो है बट अपने स्वयं के बल पर हमारे शरीर के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स या प्रतिरक्षी अनुक्रिया उत्पन्न नहीं कर पाते, ऐसे एंटीजन्स को हम लोग हेप्टेन कहते हैं। तो ये भी एक एंटीजन से रिलेटेड एक छोटी सी डेफिनेशन है, बट 2 नंबर में अनेक बार पूछी गई है। ऐसा क्वेश्चन पूछते हो हेप्टेन या अपूर्ण एंटीजन क्या है, व्हाट इज हेप्टेन और इनकम्प्लीट एंटीजन। तो इसकी सरल डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वे एंटीजन जो विजातीय पदार्थ होते हैं बट हमारे शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स या प्रतिरक्षी अनुक्रिया को उत्पन्न नहीं कर पाते, ऐसे एंटीजन्स को हम लोग हेप्टेन कहते हैं। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, हेप्टेन्स आर सच केमिकल सब्सटेंसेस विच आर एंटीजन्स बट आर नॉट इम्यूनोजेनिक। अब ये इम्यूनोजेनिक कैसे होंगे, तो ये इम्यूनोजेनिक ऐसे होंगे जब इनके साथ कोई कंजुगेटेड प्रोटीन या कोई हार्मोन्स या कोई और केमिकल सब्सटेंस इनके साथ जुड़ जाएगा। तो हेप्टेन प्लस कंजुगेटेड केमिकल सब्सटेंस, तो ये जब हेप्टेन प्लस कंजुगेटेड प्रोटीन या कंजुगेटेड हार्मोन या कंजुगेटेड एनी अदर केमिकल सब्सटेंस इज इक्वल टू कंप्लीट एंटीजन, मतलब वो कंप्लीट एंटीजन कब होगा, हेप्टेन, जब उसके साथ कोई संयुग्मी प्रोटीन या कोई संयुग्मी हार्मोन्स जुड़ जाएगा। when it will be immunogenic when heptane bind with some other conjugated chemical substances or proteins and in such condition they are termed as complete antigen। ठीक है, तो ये आपके एंटीजन की 2 डेफिनेशन हो गई। इसमें एक छोटा सा और 1 वर्ड क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको अलग से बता दिया, हेप्टेन या अपूर्ण एंटीजन क्या है। फिर अपना जो एंटीजन्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती, क्या उनके गुण होते हैं, क्या उनकी विशेषताएं होती, क्या उनके लक्षण होते हैं, है ना, ये इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला गुण होता है कि एंटीजन्स का जो पहला गुण होता है वो होता है विजातीयता, अंग्रेजी में बोलते फॉरेननेस। मतलब कोई भी रासायनिक पदार्थ या कोई भी केमिकल कब एंटीजन की कैटेगरी में रहेगा, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ आवर बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, किसी बाहरी वातावरण से वो हमारी बॉडी में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ब्लड हमारे शरीर में भी, हमारी बॉडी में भी ब्लड है, बट जब हम किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड लेंगे और यदि अगर अपन ने मान के चलो एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और उस व्यक्ति को हमने बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, मतलब हमने उसे बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड दे दिया, तो वो जो बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का जो ब्लड जैसे ही उस ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति की बॉडी के अंदर जाएगा तो उस बी ब्लड ग्रुप वाला ब्लड उस व्यक्ति के लिए वो एंटीजन का काम करेगा, जबकि कंपोजिशन उसके ब्लड जैसे ही है, बिल्कुल सेम प्लाज्मा, सेम आरबीसी, सेम डब्ल्यूबीसी, सेम प्लेटलेट्स, सेम हीमोग्लोबिन, सब एक जैसा है, बट चूंकि वो व्यक्ति जो है, रिसीवर जो है, वो ए ब्लड ग्रुप वाला है
और डोनर बी ब्लड ग्रुप वाला है। तो एंटीजन, अब वो ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड उस ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के लिए एंटीजन के रूप में कार्य करेगा और उसकी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी और उसकी आरबीसी का एग्लूटिनेशन होगा, क्लंपिंग होगी और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ऐसे ही एंटीजन होते हैं। तो एंटीजन का मतलब ही क्या होगा? फॉरेननेस। दे शुड कम्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आवर बॉडी, मतलब वो हमारे शरीर में बाहर से उनका एक्सपोजर होना चाहिए। अब बाहर से हमारी बॉडी में वायरस घुस सकता है, कोई बैक्टीरिया घुस सकता है, कोई फंजाई घुस सकती है, कोई एलर्जेंस हमारी बॉडी के अंदर घुस सकते हैं। और जब ये एलर्जेंस, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई है ना हमारी बॉडी के अंदर घुसते हैं तो इनको रिकॉग्निशन करती है टी सेल्स। टी सेल हमारी बॉडी में इनकी पहचान करती है और टी सेल बी सेल को हेल्प करती है टू प्रोड्यूस सर्टेन और स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक एंटीजन। मतलब जैसे ही वो एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी की जो बी सेल है वो बी सेल उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का उत्पादन करेगी। एंटीजन की इस गुण को हम लोग विजातीयता या फॉरेननेस कहते हैं। सेकंड होता है उनका आकार और माप, दैट इज इन इंग्लिश शेप एंड साइज। मतलब एंटीजन जो रहते हैं उन एंटीजन का डेफिनेट एक शेप रहता है। आप सभी को मालूम बैक्टीरिया की सेल का एक डेफिनेट शेप होता है। वायरस की तो कोई सेल नहीं होती, बट वायरस के बाहर भी कैप्सिड होता है और उसका जेनेटिक मटेरियल होता है आइदर डीएनए और आरएनए। ठीक है, फिर उसके बाद फंजाई, फंजाई तो मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। वो यूकैरियोटिक सेल होती है, उनके अंदर भी सेल वाल है, काइटिन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स है उनके अंदर। तो वो जो वेरिएबल होंगे एंटीजन, तो ऐसा बताया उन्होंने कि जो एंटीजन जिनका मॉलिक्यूलर वेट मतलब जिनका अणुभार 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है, दे आर कंसिडर्ड एज ए पावरफुल एंटीजन एंड दे आर इम्यूनोजेनिक आल्सो। मतलब वो एंटीजन तो है ही सही, साथ साथ वो इम्यूनोजेनिक या प्रतिरक्षी जन गुण भी रखते हैं। तो किसी भी एंटीजन का आकार और माप कितना होना चाहिए, उसका एक डेफिनेट शेप होगा, साइज होगा और उसका एक डेफिनेट मॉलिक्यूलर वेट होगा और मॉलिक्यूलर वेट शुड बी मोर देन 10,000 डाल्टन, 10,000 डाल्टन से अधिक होना चाहिए। तीसरा होता है उसका रासायनिक प्रकृति या केमिकल नेचर। तो एंटीजन जो रहते हैं, एंटीजन का जो केमिकल नेचर रहता है वो वेरिएबल है। वेरिएबल इसलिए है, फॉर एग्जांपल वायरस, वायरस आप सभी को मालूम है दो चीजों से मिलकर बने, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन या तो डीएनए, आरएनए या और प्रोटीन। कुछ जो फंजाई रहती हैं उनके अंदर लिपोप्रोटीन भी रहते हैं, म्यूकोपेप्टाइड भी रहते हैं बैक्टीरिया के अंदर, म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी रहते हैं, ग्लाइकोजन भी रहते हैं, ग्लाइकोलिपिड भी रहते हैं, म्यूकोप्रोटीन भी रहते हैं। तो सबका अलग अलग डाइवर्स केमिकल नेचर होगा। तो ये एंटीजन की जो रासायनिक प्रकृति है वो लिपोप्रोटीन से भी मिलके बने हो सकते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन से भी मिलके बने हो सकते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बने हो सकते हैं, म्यूकोपेप्टाइड से मिलके बने हो सकते हैं। इसके अलावा आपका जो है काइटिनस भी हो सकते हैं। ठीक है ना, अलग अलग टाइप के एंटीजन होते हैं। ठीक है ना, तो ये एंटीजन का केमिकल नेचर हो गया। तो इस टाइप से ये एंटीजन की तीन आपके गुण हो गए। कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया उनका विजातीयता, अंग्रेजी में बोलते फॉरेननेस। सेकंड हो गया आपका आकार और माप, दैट इज शेप एंड साइज। और थर्ड हो गया उनका केमिकल नेचर। और आपको मैंने अभी बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि एंटीजन जैसे ही हमारी बॉडी में इंटर करेगा और जैसे ही वो हमारे ब्लड में जाएगा तो हमारे ब्लड में उस एंटीजन का रिकॉग्निशन मतलब उसकी पहचान करने का कार्य टी सेल्स करती है। और टी सेल जब उसकी पहचान करती है तो इन रिस्पॉन्स टू दैट बी सेल्स जो रहते हैं हमारे ब्लड में, वो बी सेल उस